बिहार जीके के स्पेशल वीडियो में आज आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। हमारे साथ बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो है आप कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न होगा कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों 150 क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रदान कर दिया है। तो आज ये बिहार स्पेशल का सेकंड डे है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। सही आंसर आपके पास हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो निम्नलिखित में से दिए गए में से सही आंसर आपके पास हो जाएगा। सही आंसर है तक्षशिला जो है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था किस चीज़ का, यानी कि शिक्षा का। आगे की तरफ बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला अगला 153 नंबर क्वेश्चन और आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आंसर जरूर कमेंट करिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र लगभग 14 अधिकरणों में विभाजित है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप जरूर हमें कमेंट करके आश्वस्त कराइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह निम्नलिखित में से कौन है। अशोक, कुणाल, बिंदुसार या चंद्रगुप्त, यानी कि किसको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विशिष्ट वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त को ही चंद्रगुप्त मौर्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। भास के ग्रंथ में, अश्वघोष के, विशाख दत्त के या फिर शूद्रक का। सही आंसर हो जाएगा कि विशाख दत्त के जो ग्रंथ हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नए सेशन के लिए, अगले सेशन के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है या अगला वीडियो किस कंटेंट पर चाहिए इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा कि मगध में मौर्य वंश के स्थापनकर्ता जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं। प्रश्न कहता है, आपको ध्यान से यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो निम्नलिखित में से कौन मगध का कौन सा राजा जो है सिकंदर महान का समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन रहने वाला जो मगध का शासक था वो धनानंद था। यह नंद वंश का अंतिम शासक भी था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 158 नंबर क्वेश्चन, या यूँ कहें तो ये लगभग जो है आज के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको भी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए प्रदान किया जा रहा है ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल के साथ। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था। सही आंसर होगा नंद वंश के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश जो कौटिल्य के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मगध सम्राट है जिसने स्वयं को एकराट के नाम से अपने आप को विभूषित किया था। सही आंसर है महापद्मनंद को जो है एकराट के नाम से विभूषित किया गया था। उन्होंने स्वयं को अपने आप को जो है उसने एकराट शब्द दिया था अपने आप के लिए। महापद्मनंद जो है वो नंद वंश के क्या है दोस्तों संस्थापक है और ये धनानंद के पिताजी थे जिनको उनके ही पुत्र धनानंद ने जो है मार दिया था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि अशोक को देवानाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। इसका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
162 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं? निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? आप हमें आंसर कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है आपको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी के दरबार में फहियान आया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए प्लीज़, आपके लिए मेहनत किया जाता है। थोड़ा सा वीडियो को एक बार तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जिस तरीके से भी अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइए। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित किया गया? तो मौर्य वंश के बाद भारत में जो है वह मगध में जो शासन स्थापित किया गया था वह दोस्तों शुंग वंश था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 164 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभिलेख के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी जो अभिलेख है उसको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिसका नाम यहाँ पर सिर्फ प्रिंसेप रखा गया है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से केवल वह स्तंभ इसमें से कौन सा है जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया था श्रीमान अशोक ने? तो सही आंसर है कि याद रखेंगे मास्की के लघु अभिलेख में जो है अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगला नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या था? अर्थशास्त्र को अगर देखा जाए तो उसमें सीता भूमि निम्नलिखित में से किसको कही जाती थी? सही आंसर हो जाएगा कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है सीता भूमि के नाम से जानते हैं, जहाँ तक अर्थशास्त्र की बात है। आगे प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है 167 नंबर क्वेश्चन होगा। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में किया था? तो सेंड्रोकोटस के रूप में सही आंसर है कि इसको विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था। 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, ध्यान से देखिए, प्रश्न को थोड़ा सा बढ़िया से कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। निम्नलिखित में से वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है? सही आंसर हो जाएगा कि इंडिका में जिसके लेखक जो है मेगास्थनीज हैं उनके द्वारा वह स्रोत पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 169 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? सही आंसर है कि बिहार में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में जो है भांगर मिट्टी प्राप्त होती है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है। तो बिहार में भांगर मिट्टी जो दोस्तों पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में प्राप्त होती है। देख लीजिएगा ध्यान से 170 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना हुआ था? तो बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल नदी पुल कहाँ बना हुआ था? सही आंसर है कि रेल नदी पुल जो है बिहार में जो है बना हुआ है वह कौन सा है? सोन नदी के ऊपर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को देखा जाए तो उस पर कितने प्रतिशत पर वन को जो है लगाया गया है? सही आंसर है कि लगभग 17% वन क्षेत्रों पर बिहार में जो है वनाच्छादित भाग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है, देखते चलिएगा, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा अखबार है जो दिए गए ऑप्शन में है उसका प्रकाशन जो है पटना से होता है? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर या पंजाब केसरी? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन का प्रकाशन जो होती है वह पटना से होता है। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रदान किए जा रहे हैं बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी सिलेबस का एक एक करके वीडियो। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? चावल, गेहूं और मक्का जो है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपके पास 174 नंबर क्वेश्चन की त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में दोस्तों जो पानी आता है वह गंडक नदी से आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है
अगले प्रश्न को देख लीजिएगा, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है। निम्नलिखित में से वो कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है। आपको इसमें सोन जहां पर दिखाई दे रहा होगा उसमें सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक से उद्गमित होने वाली दो नदियां हैं। आगे प्रश्न है 176 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों कृषि है, यानी कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 80% जनता कृषि पर ही या उसके उत्पादों पर निर्भर अपने जीवन को रखती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त जितने भी चीज़ें हैं संसाधनों का कितना प्रतिशत उन पर व्यय किया जाता है। सही आंसर की जानकारी के लिए हम लोग देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कितने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 46% जो है इतना व्यय किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि वर्ष 2006 से 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था। प्रश्न है कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग कितना था। तो सही आंसर है लगभग 60%। इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, आगे क्वेश्चंस देख ले चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण करने का श्रेय जो पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के थे सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 180 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति मूल्य न्यूनतम आय वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है बिहार जो है सबसे न्यूनतम आय वाला एक राज्य है। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इस सेशन का अगला क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। नरेगा योजना का खर्च जो है केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका, सही आंसर होगा कि इसका जो अनुपात होता है 90:10 होता है। वहीं पर जहां पर केंद्र सरकार 90% वहन करती है वहीं पर राज्य सरकार जो होती है 10% नरेगा योजना में खर्च करती है। अगला प्रश्न है 182 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार दोस्तों बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। मखदूम कुंड कहाँ स्थित है। तो मखदूम कुंड जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजगृह में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है आपके सामने कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बोधगया में बोधि वृक्ष जो है अपने वंश का कितने नंबर आता है। आंसर है ये चौथे पीढ़ी का जो है पेड़ है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ था। सही आंसर है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं, ये वैशाली में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो महावीर ने जो है निर्वाण प्राप्त किया पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। पटना में किस, आगे देखेंगे, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में जिस गुरु का जन्म हुआ था वो थे गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर जो है वह दोस्तों उपस्थित है गया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। तो बिहार के वह पर्यटन क्षेत्र वह जो है वह राजगीर है जहाँ पर अनेक गर्म कुंड आपको देखने को मिल सकती है। 190 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले बौद्ध सभा जो है राजगीर यानी कि राजगृह में जो है ये आयोजित किया गया था। राजगृह का पुराना नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो राजगृह का पुराना नाम गिरिब्रज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न है 192 नंबर की पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। इसका आंसर आप लोग देखेंगे 1786 आंसर इसका बताया जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बिहार का सबसे कम घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घनत्व जो है वह कैमूर में पाया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है कि सबसे कम जिला बिहार के शेखपुरा में उपस्थित है। 196 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है। तो बिहार में साक्षरता का प्रतिशत जो होता है दोस्तों वो आपके पास 61.8% बिहार में साक्षरता दर उपस्थित है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वह सहरसा है, जबकि पुरुष साक्षरता सबसे कम जो है पूर्णिया में है, सबसे अधिक जो है रोहतास में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत करीब कितना है। तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी प्रतिशत लगभग कितना मानी जाती है। सही आंसर हो जाएगा बिहार में जो अनुसूचित जनजाति है उसकी आबादी प्रतिशत 1.3% मानी गई है। अगला क्वेश्चन 199 नंबर की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, सबसे कम वाला सहरसा आपको तुरंत बताया गया है। 200 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार देख लेंगे 12वां राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार 12वां और जनसंख्या के अनुसार तीसरा और जनसंख्या घनत्व के अनुसार पहला जो है वह बिहार का स्थान रहेगा। आगे प्रश्न आपके सामने है 201 नंबर प्रश्न को बखूबी देखते चलिएगा। प्रश्न आपके सामने उपस्थित करा दिया जाता है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मुंगेर जो है इसका जनसंख्या घनत्व जनसंख्या लिंग अनुपात सबसे कम उपस्थित है। 201 के बाद 202 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से क्या है अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज में जो है महिलाओं की संख्या पुरुष की जनसंख्या से अधिक है। आगे प्रश्न है 203 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद के त्यागपत्र दे दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ से गवर्नर पद की जो है इस्तीफा दे दिया था। इनका संबंध जो है बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 204 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न कहता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह निर्णय राज्य सरकार के पास उपस्थित होती है। आगे बढ़ते चलते हैं 205 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो बिहार के विधानमंडल का या किसी राज्य के विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल होता है, उसका विधान परिषद विधानसभा भी होता है, लेकिन राज्य महाधिवक्ता जो होता है वह जो विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है 206 नंबर। प्रश्न कहता है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी है। तो उदंतपुरी जो है दोस्तों वह बिहार शरीफ का पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं 207 नंबर क्वेश्चन है इंडिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज हैं। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 208 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग निम्नलिखित में से क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है निम्नलिखित में से वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के काल में हुआ था। 210 नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से दोस्तों धर्मपाल है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक जो है धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।